अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल एक मैंने कहा था होमवर्क, ऑटम 11 क्वेश्चन नंबर 5 किया है। पक्की बात, चलें कर लेता हूँ डिस्कस जिसको जो जो मसला होगा। 3 प्रोडक्ट्स हैं और ये कैसे पता कि इस टॉपिक का सवाल है। रिक्वायरमेंट में वर्डिंग से पता चल गया, डिटरमिन दी ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान और एंड आल्सो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये एक सवाल बोर्ड पे मैंने किया था, तो वही जो प्रोडक्शन प्लान बना है उसी के मुताबिक कंट्रीब्यूशन, और जब फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा। इसमें जो जो मसले हो सकते हैं वो मैं कर लेता हूँ डिस्कस। सेल प्राइसेस गिवन है, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मटेरियल कॉस्ट माइनस करनी है। तो ये जो पहले टेबल में लिखी हुई है, अच्छा इसमें मटेरियल क्या है, लेदर, इसमें मैयर है इसकी क्वांटिटी स्क्वायर फीट में। तो ये जो ऊपर वाले टेबल में, अच्छा बेटा इसको ना बहुत ध्यान रखें, मैं बार बार तवज्जो दिलाता हूँ। अब डिसीजन मेकिंग में ख़ास तौर पे इसकी तरफ बहुत एहतियात करिए कि रुपीज़ पर किलो है कि रुपीज़ पर यूनिट है कि केजी पर यूनिट है कि यूनिट पर केजी है कि रुपीज़ पर आर है या आर पर यूनिट है कि यूनिट पर आर है। इसको बहुत मोहतात होकर देखा करें। ये जो पहला टेबल है इसमें 38 क्या है, रुपीज़ पर स्क्वायर फीट या पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, पर यूनिट। क्योंकि पहले टेबल के ऊपर बात शुरू ही यहां से की है कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम एसएल बिजनेस प्लान फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच यूनिट। तो इसमें जो टेबल में 38 दिया हुआ है ये मटेरियल के किलो, मटेरियल के स्क्वायर फीट का रेट नहीं दिया हुआ, ये रुपीज़ पर यूनिट चीज़ दी हुई है। तो इसको ही एज इट इज़ माइनस कर देना है। तो पहला क्या है, फुटबॉल। तो ये जो पहला फुटबॉल है, अच्छा मैं एक को डिस्कस कर रहा हूँ तो बाकी भी फिर उसके मुताबिक ही हो जाएंगे। इसी की सेल प्राइस दी हुई है कितनी, 295। तो वो जो हमने मटेरियल इसमें से माइनस करना है ना, ये वो 38 ही है जो माइनस करना है। वरना इससे पहले जो 1-2 सवाल बोर्ड पे किए थे उसमें किलो का रेट दिया होता था और किलो दिए होते थे, फिर मल्टीप्लाई करके यहां से माइनस करना था। ये 38 ही है जिसको माइनस करना है, इस पर कोई एतराज। लेबर, ये आपको पहले जैसे ही है, इसमें आपको लेबर के आवर्स बता दिए और लेबर का रेट बता दिया। तो 2 घंटे इंटू 50 लेबर माइनस हो जाएगा 100। वेरिएबल ओवरहेड लेबर का 65% है, कितना 65। तो कंट्रीब्यूशन में और कोई एतराज है तो बोलिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के बाद 90, चूंकि लिमिटिंग फैक्टर इसमें वो चमड़ा है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो मटेरियल पर यूनिट कितना लगता है। कितना लगता है नहीं बताया। अब हमें देखना है कि क्या क्या तरीका लग सकता है। 38 क्या है, रुपीज 38 पर यूनिट है। फिर उसके बाद जो दूसरे टेबल में 95 लिखा हुआ है वो क्या है, वो 95 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। जबकि हमें यहां क्या लिखना है, हमें स्क्वायर फुट पर यूनिट लिखना है। हमें यहां पर स्क्वायर फीट पर यूनिट चाहिए। देखें, कंट्रीब्यूशन पर रुपीस पर यूनिट निकाल लिया। अब हमें इसको रैंकिंग करने के लिए रुपीस पर यूनिट को रुपीस पर स्क्वायर फीट करना होता है। तो उसके लिए यहां पर क्या लिखना है कि एक यूनिट में कितना किलो लगता है, एक यूनिट में कितना लीटर लगता है, एक यूनिट में कितना स्क्वायर फीट लगता है। तो स्क्वायर फीट पर यूनिट यहां लिखना है। इससे कैसे स्क्वायर फीट पर यूनिट बनेगा, इसको इससे या इसको इससे। अच्छा, इसमें इसका ध्यान रखें, वरना जज्बात में आपका कहें 95 बड़ा है तो बड़े को छोटे से डिवाइड कर देते हैं। आप देखिए कि ये क्या शक्ल है, ये क्या शक्ल है और हमें क्या चाहिए।
तो इसको इससे डिवाइड करना है कि 95 को 38 से डिवाइड? तो 38 को जब 95 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर फीट ऊपर चला जाएगा। तो 38 को 95 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.4। तो इस सवाल में एक तो ये बात थी बताने वाली, दूसरी ये, और फिक्स्ड ओवरहेड में मसला होगा वो बताता हूँ। फिक्स्ड ओवरहेड से ऊपर ऊपर तक बाकी इस सवाल में तीनों प्रोडक्ट्स की रैंकिंग, प्रोडक्शन प्लान, इसमें बताइए अगर कोई एतराज है तो। अच्छा, इसमें ना रिक्वायरमेंट में नहीं, रिक्वायरमेंट से ऊपर लास्ट लाइन में एक बात लिखी हुई है। ये एग्जामिनर ने सॉल्यूशन में तो इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि एग्जामिनर को लग ये रहा था कि मैंने अमाउंट ही इतनी बड़ी बता दी है। जैसे कल हमने बोर्ड पे एक सवाल किया था, बोर्ड पे नहीं, मैंने आपको क्लास में करने को कहा था, उसमें लिखा हुआ था कि एक्सपोर्ट्स को हम कैंसिल नहीं कर सकते। नहीं, बोर्ड पे ही शायद किया था, हाँ बोर्ड पे किया था, C31 D32। क्यों कैंसिल नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत हैवी डैमेजेस पड़ेंगे। तो उसने बस कहा था बहुत हैवी डैमेजेस पड़ेंगे, यहाँ पर उसने वो हैवी डैमेजेस बताएं, और आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 4 लाख काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो इसलिए ये भी ऐसे ही है कि हम एक्सपोर्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट ही है। एक प्रोफेशनल लीग को हमने कमिट किया हुआ है, हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड, तो ये हम कमिट कर चुके हैं। और ये तो नहीं कहा कि इसको कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन वो अमाउंट है असल में बहुत बड़ी। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा बड़ी अमाउंट है? ये गैर अखलाकी हरकत है, इसमें नंबर शायद थोड़े ज़्यादा रखने चाहिए थे। बहरहाल इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले मैं इसको पूरा डिस्कस कर लूँ, फिर तरीका बताता हूँ कि इस मामले को कैसे हैंडल करते। प्रोडक्शन प्लान, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर फीट, रैंकिंग, प्रोडक्शन प्लान, इसमें कोई एतराज़ जिन्होंने किया है तो बताइए। रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट निकालना। अब प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आपको टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड चाहिए, वो इस सवाल में नहीं दिए हुए। ये काम हम पहले भी कुछ सवालों में कर चुके कि अगर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं दिए तो OAR से उल्टा चल लेते हैं। OAR कैसे निकलता है? फिक्स्ड OAR होता है बजटेड डिवाइडेड बाय, जिसके ऊपर भी ये बेस्ड है। किस पे बेस्ड है इस सवाल में? ये 4 रुपए क्या दिया हुआ है पर लेबर आर ना, तो बजटेड लेबर आवर्स। ये पहले भी कुछ सवालों में किया है। OAR दिया हो तो बजटेड फिक्स ओवरहेड्स तक पहुंच सकते हैं। अब आपको बजटेड फिक्स ओवरहेड्स कहां से आ गए सवाल में? क्योंकि डिसीजन मेकिंग में हम सब फ्यूचर ही तो देख रहे हैं, तो इसलिए प्रॉफिट निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करना है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग है ना, अभी तक तो हुआ ही कुछ नहीं एक्चुअल है, तो डिसीजन मेकिंग में तो हम फ्यूचर ही को देख के सामने डिसीजन कर रहे हैं, इसलिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो इस सवाल में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं दिए हुए, OAR दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? पहले टेबल के नीचे SL एलोकेट्स फिक्स्ड ओवरहेड्स टू ईच ऑफ द अबव प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ, इतनी लंबी लाइन का मतलब है फिक्स्ड OAR क्या? 4 रुपए पर लेबर आवर। तो हमें टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स तक पहुंचना है, यहां से उल्टा चल लेते हैं। ये है 4, ये पता नहीं, बजटेड लेबर आवर्स कैसे निकालें? जी, पर यूनिट आवर्स पहले टेबल में दिए हुए हैं, उनको यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल बजटेड आवर्स आ जाएंगे। कौन से यूनिट से मल्टीप्लाई करूं? जो प्रोडक्शन प्लान वाले निकले हैं। देखें, प्रोडक्शन प्लान तो हम अब बना रहे हैं, मैनेजमेंट ने OAR कैसे निकाला होगा? जो उसने बजट किया होगा। तो बजट तो पहले टेबल के दूसरे टेबल की पहली लाइन में दिया हुआ। ये बात दोबारा सुनिए, प्रोडक्शन ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान तो हम अब बना रहे हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट है कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाएं। OAR किसकी बेस पे निकला होगा? बजटेड प्रोडक्शन की बेस पे, तो वो तो दूसरे टेबल में दी हुई है। तो OAR निकालते हुए ये यूज की गई होगी, तो हमने इसी को इस्तेमाल करके बजटेड लेबर आवर्स निकालने हैं, क्योंकि OAR बजटेड प्रोडक्शन के सामने रख के निकालते हैं। तो बजटेड प्रोडक्शन दूसरे टेबल में दी हुई है, ठीक है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं यूज करनी, वो तो हम अब खुद कैलकुलेट कर रहे हैं।
OAR तो बजटेड प्रोडक्शन के हिसाब से निकाला गया होगा, तो इसलिए दूसरे टेबल में जो बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है 5000 फुटबॉल के हैं इंटू 2, 3500 बास्केटबॉल के हैं इंटू 1 और 2000 रग्बी बॉल के हैं इंटू 1.5, उससे टोटल बजटेड आवर्स निकलेंगे। अच्छा चलें लिख देता हूँ 5000 इंटू 2, 3500 इंटू 1, 2000 इंटू, ये बजटेड आवर्स है। यहां से बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड निकलेंगे। ये तो नेट प्रॉफिट की हो गई कैलकुलेशन। पेज आपको मिल गया बेटे, आपको दोनों को ये पेज अभी बांटा है, एक है पेज है। जी और इस सवाल में पूछिए जो पूछना है, जिन्होंने किया है इस सवाल में, और जो पूछना है पूछें। चलें अब बताता हूँ, ये जो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ये गैर अखलाकी हरकत है, क्योंकि ये सवाल को बहुत लेंथी बना देगा। इनको ये वैल्यू ऐसे नहीं बतानी चाहिए थी इनको, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है वो इसी बुनियाद पे किया हुआ है कि ये बहुत हैवी फाइन है, हम नहीं कर सकते कमिटमेंट कैंसिल। ये इस बुनियाद पे किया हुआ है, सोल्यूशन पीछे ICAP का इसी बुनियाद पे है कि इन्होंने इसको हैवी फाइन लिया है कि ये बहुत हैवी फाइन है, यानी हमने कमिटमेंट कैंसिल नहीं करनी, इसलिए सोल्यूशन में इसको कमिटमेंट के हिसाब से रखा है। इस सवाल के हिसाब से ये वैल्यू मेंशन की बजाय हैवी फाइन कहना चाहिए था, तो फिर इसका सोल्यूशन कंप्लीट है। अब मैं आपको वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इस सवाल का सोल्यूशन हो गया, वैसे नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूं। चलो अगर होता 20 नंबर का सवाल, तो फिर इस 4 लाख का कैसे हल करते? हम 2 प्रोडक्शन प्लान बना के देखते, एक बार इस कमिटमेंट को कमिटमेंट लेके सॉल्व करते और एक बार कमिटमेंट को इग्नोर करके रैंकिंग करके देखते, कौन सा प्लान बेहतर होता, जिससे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा होता। दोबारा सुनिए बात, इस सवाल में ना अगर ये कहा होता ना कि हैवी फाइन्स पड़ेंगे तो हम कमिटमेंट कैंसिल नहीं कर सकेंगे, तो ये कल वाले सवाल की तरह होता और वही होता जो इसका सोल्यूशन हुआ है कि इस ऑर्डर जो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया इसको कमिटमेंट लें और इसके बाद बाकियों की रैंकिंग। अगर ये इस तरह से प्रॉपर सॉल्व किया जाता, जो इन नंबरों के हिसाब से ये सही नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर इसको प्रॉपर सॉल्व करना चाहें तो उसका हल ये होगा कि हम इस सवाल को 2 दफा सॉल्व करेंगे। एक बार ये सवाल क्योंकि डिसीजन मेकिंग है, हो सकता है सवाल को 18 नंबर का फिर से टेस्ट हो जाए, इसी तरह से अमाउंट लिख के, तो इसका ऑफिशियली सोल्यूशन होना जो चाहिए सही वो बता रहा हूं। ये डबल सवाल सॉल्व होगा, एक बार ऐसे ही जैसे किया और एक बार हम इस कमिटमेंट को कैंसिल करना सोचेंगे कि हमने नहीं लिफ्ट करानी उसकी बात को। अब जब कमिटमेंट को इग्नोर करेंगे तो सारा प्लान किस हिसाब से बनाएंगे, रैंकिंग के हिसाब से। लेकिन अब की बार जब प्रॉफिट निकालने लगेंगे तो फिर 4 लाख पेनल्टी माइनस कर लेंगे, फिर देखेंगे दोनों में से प्रॉफिट किससे ज्यादा बनता है, तो जिससे ज्यादा बनता होगा वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान होगा। ये है इस सवाल का सही तरीका सॉल्व करने का। जी 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 बिक जाएगी, यानी अगर कमिटमेंट हम ना भी पूरी करें, क्योंकि अच्छा सवाल दोहरा देता हूं, सवाल ये है कि अगर हम इस कस्टमर का ऑर्डर इनकार कर दें तो ये जो 800 1300 है ये ऊपर वाली डिमांड में इंक्लूडेड है, तो अगर हम ऑर्डर कैंसिल कर दें तो क्या मार्केट में किसी और को बेच सकेंगे कि नहीं बेच सकेंगे? तो बेच सकेंगे, क्योंकि एनुअल डिमांड, एनुअल बजटेड सेल्स वैल्यू, तो बेच सकेंगे। इस सवाल का जो सोल्यूशन हुआ है वो इस बेस पे हुआ है कि ये हैवी फाइन है और हम नहीं करने वाले कैंसिल, लेकिन अगर प्रॉपर्ली सॉल्व किया जाता तो उसका तरीका आया समझ? अच्छा नहीं, आप करें पूरा सॉल्व, क्योंकि पुराने दौर में ना नंबर ज़्यादा रखे होते थे, अब 16 नंबर के लिए मेहनत ज़्यादा होती है।
ये जितने जितने आप पुराने सवाल करेंगे उसी का मिलता जुलता जब नया सवाल लिखेंगे तो उसके नंबर कम होंगे, पहले नंबर ज़्यादा बांटे होते थे। है कैफ 8 इजी तो नहीं था? नहीं, ये तो बहुत पहले है ना। लेकिन कैफ 8 अभी साल पहले कैफ 8 ही था। नहीं नहीं, क्योंकि ये जो प्रोसेस का वो सवाल था स्मार्ट प्रोसेसिंग वाला स्प्रिंग 10 का, तो वही सवाल अभी दफ़ा रिपीट हुआ, तो इजी नहीं आएगा। और इसी तरह से लेबर का एक सवाल था, जब मैंने डिसीजन मेकिंग शुरू कराई है ना, तो मैंने लेबर का एक सवाल बोर्ड पे सॉल्व किया था, तो वो एक 2011 का सवाल था, वो रिपीट हुआ है। तो इसलिए नहीं, ये मत समझें कि आसान पेपर आएगा, यही होगा जो हम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ना मेक और बाय पे जा चुका था, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर का एक सवाल और होमवर्क दे रहा हूँ। सवाल बहुत अच्छा है, ये भी कर सकता हूँ कि पहले आपको सवाल पूरा गाइड कर दूँ फिर आप सॉल्व करें, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि बेटा पहले खुद ट्राई करें, फिर होमवर्क के तौर पे डिस्कशन में तो कर ही दूंगा गाइड। आई कैप का सोल्यूशन थोड़ा मुश्किल तरीके से सॉल्व हुआ था, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको मैं काफ़ी एक्सप्लेनेटरी सॉल्व कर सकूँ, वो सोल्यूशन मैंने आपको दिया है। सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 स्प्रिंग 18, ये होमवर्क है, और ये होमवर्क क्लास 92 में डिस्कस करूँगा। 91, आज क्या बोला मैंने, एक्स्ट्रा क्लास मैंने FR1 की रखी, ठीक है, कल 91 में डिस्कस करूँगा। ये सवाल होमवर्क है स्प्रिंग 18 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, इतना बता देता हूँ कि ये सवाल लिमिटिंग फैक्टर और स्पेशल ऑर्डर को मिक्स करके बनाया गया था, यानी एक स्पेशल ऑर्डर था, उसको भी हाँ नहीं बोली थी हमने, और उसके अलावा हमारे अपने प्रोडक्ट्स भी थे। स्पेशल ऑर्डर चूंकि अच्छा था तो उसको हाँ बोलने वाले थे, लेकिन अगर वो बनाने लग जाएंगे तो जो अभी वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनमें कमी करनी पड़ जाएगी। तो स्पेशल ऑर्डर भी था, लिमिटिंग फैक्टर भी था, इसका एक मिक्सचर सवाल था। ये होगा वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह सॉल्व, लेकिन रेलिवेंट वो स्पेशल ऑर्डर मिक्स का क्या करना है इसकी पहले आप कोशिश करेंगे, मैं तो उसको होमवर्क में डिस्कस कर ही दूंगा, लेकिन पहले आपने खुद कोशिश करनी है। इतना हिंट दे दिया कि स्पेशल ऑर्डर है और लिमिटिंग फैक्टर है, तो चूंकि लिमिटिंग फैक्टर है इसलिए सॉल्व लिमिटिंग फैक्टर की तरह अल्टीमेटली होगा, लेकिन जो हमने रैंकिंग करनी है उसमें स्पेशल ऑर्डर की भी हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहे होंगे। नहीं समझ आई? 2 प्रोडक्ट्स हम अभी बना के बेचते हैं, हंसी खुशी रह रहे हैं, एक और प्रोडक्ट का स्पेशल ऑर्डर आया है जिसको हमने अभी हाँ नहीं बोला है, ना भी कर सकते हैं। अब देखना है कि वो नया ऑर्डर लें और जो अभी 2 बनाते हैं उनमें कुर्बानी दें, या नए वाले को छोड़ दें और पुराने वाले करते हैं। तो ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है, इसलिए सॉल्व लिमिटिंग फैक्टर के जरिए ही होगा। अब उसमें स्पेशल ऑर्डर कैसे मिक्स करना है ये आपने कोशिश करनी है। स्प्रिंग 18 क्वेश्चन 1, इसका सोल्यूशन कोशिश की है वर्किंग एक्सप्लेन करने की, तो वो मैंने आपको अपने फॉर्मेट पे दे दिया है। मेक और बाय का कल एक सवाल मैंने खुद बना के कराया था, एक हम पास पेपर का कर लेते हैं। ऑटम 18 क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। यूनिट्स, ये यूनिट्स हैं। मैंने जो आपको प्रोडक्शन ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान का जो फॉर्मेट बनाया था, प्रोडक्ट का नाम, यूनिट्स, कितना मटेरियल यूज़ हो जाएगा और बैलेंस क्या बन जाएगा, तो ये वो यूनिट्स लिखे हुए हैं। ये 1600 और 4025 ये पूछ रहे हैं ना। रग्बी बॉल की मार्केट डिमांड कितनी है? 2000। कमिटमेंट कितनी है? 400, तो बाकी 1600 रह गया, ये वो 1600 है।
जब हम ऑप्टिमम प्लान बनाते हैं, प्रोडक्ट, यूनिट्स और जो इसमें लिमिटिंग फैक्टर है, मटेरियल है, कितना इस्तेमाल हो जाएगा, कितना बाकी रह जाएगा, मैंने आपको इस तरह से बताया हुआ है। इसमें एक कॉलम और बना दिया हुआ है। ये जो मैंने यूनिट्स बोले हैं ये वो वॉल्यूम लिखा हुआ है। इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले कमिटमेंट पूरी करते हैं। तो कमिटमेंट थी फुटबॉल की कितनी, 800, बास्केटबॉल की कितनी, 1300, रग्बी बॉल की कितनी, पहले ये पूरी होगी, फिर उसके बाद हम रैंकिंग बेस चलेंगे। अब रैंकिंग में पहला नंबर किसका था, रग्बी का, तो पहले रग्बी बनेगी। रग्बी की टोटल डिमांड 2000 दी हुई है, उसमें से 400 तो ये है ना, तो बाकी 1600 बनाएंगे, ये वो 1600 लिखे हैं। फिर दूसरा नंबर रैंकिंग में किसका है, फिर फुटबॉल बनाएंगे, लेकिन वो पूरे नहीं बन सकेंगे, जितने बन सकेंगे वो हैं ये 4025। ऑटम 18 क्वेश्चन 3 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। ऑटम 18 यानी सितंबर 18, क्वेश्चन नंबर 3। स्नूकर प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी, पढ़ लें तो मैं बात करूं उस पर। एक कंपोनेंट बीटा है जो अभी इस वक्त SNPL बनाता है। अभी फिलहाल साल में 18,000 यूनिट्स बनते हैं, और जो बनते हैं उनका डाटा दिया हुआ है रुपीस पर यूनिट करके। सप्लायर ने ऑफर किया है कि बीटा तो मुझसे खरीद लो, और उसने 7,000 रुपये प्राइस कही है। अगर हम सप्लायर से बीटा खरीद लें तो फैक्ट्री बंद कर देंगे, नहीं, और भी बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन जिन वर्कर्स से हम बीटा बनवाते थे, चूंकि वो अब फारिग हो जाएंगे, तो उनसे हम उस फारिग टाइम में जी और बनवा लेंगे। और आगे फिर जी की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, और बाकी इंफॉर्मेशन तो है ही कि सप्लायर से बीटा खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा और क्या क्या होगा। तो सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि बताएं बीटा बनाएं या ख़रीदें। तो मेक और बाय, आउटसोर्स यानी बाय, तो मेक और बाय का डिसीजन है। हाँ जी, सवाल को पढ़ के ये ना पता लगा हो कि ये मेक और बाय का डिसीजन है। वैसे तो रिक्वायरमेंट के वर्डिंग से भी पता चल रहा है। करते हैं सॉल्व, मेक ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं, बाय ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन 3 ऑटम 18। रुपीज़ में करना है रुपीज़ में कर लें, 1000 करना है 1000 कर लें, मिलियन करना है मिलियन कर लें। चूंकि वर्ड उसने यूज़ किया है इसलिए हम ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज अगर आप बाय ऑप्शन भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, या तो छुट्टियों के बाद वापस ही ना आते, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मंगल को आए उसके बाद से गायब हैं हर क्लास में। तो रोज बातें कर रहे होते हैं यार। मेक ऑप्शन में यानी अगर हम ये 18,000 यूनिट्स बनाते चले रहे तो साल में क्या क्या होगा। एक तो इनको बनाने का खर्चा होगा, यही जो मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी, ये जो पर यूनिट करके ज़बरदस्ती दिए हुए हैं नहीं, क्योंकि उस फैक्ट्री में पहले भी काम होता था अब भी होगा, तो ये फिक्स छोड़ देते हैं, बाकी ले लेते हैं। तीनों मिला के भी लिख सकते हैं, एक लाइन अगर खाली खाली लग रही है तो 3 लाइनें अलग अलग लिख लें। मटीरियल कितना लगता है 3670 18,000 66.06। लेबर कितनी लगती है 1040 इंटू 18,000 18.72। वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं 770 इंटू 18,000 13.86। और मेक में क्या इसमें से रेलिवेंट लग रहा है, बस अभी मेक में ये होता है 9। अगर हम आउटसोर्स पे जाएंगे तो ये सब नहीं होगा, तो उसको सेविंग दिखा दें। नहीं, आउटसोर्स पे रहेंगे तो क्या क्या होगा। एक तो हमें परचेज करनी पड़ेगी, 7,000 रुपए का मिलेगा। क्या हो गया 126। और क्या क्या होगा, पॉइंट है क्या बातें नहीं की, हज की बातें। बस यार वो कोर्स खत्म करना है ना। और आउटसोर्स में क्या होगा, अब वो वर्कर्स फारिग होंगे तो उनसे हम जी बनाएंगे, तो क्या फिर, तो उससे कंट्रीब्यूशन कमाएंगे, वो हम यहां पर एज एन इनकम ले लेंगे। कितनी कमाएंगे, एक जी कितने का बेचेंगे,
5800। और इस पर क्या क्या खर्चा होगा? मटेरियल लगेगा 2600, लेबर लगेगी। वही लोग हैं, उन्हीं लेबर से बीटा बनवाते थे, उन्हीं से जी बनवाएंगे। इसका मतलब वेज रेट तो वही है, लेकिन जी बनाने में वो टाइम ज़्यादा लगा देंगे। तो वो जो एक यूनिट बीटा का इतने रुपए में बनता था, जी के लिए 20% ज़्यादा का बनेगा। 1040 इंटू 1.2, 1248। और इसको बनाने पे वेरिएबल खर्चे आएंगे 480। तो कंट्रीब्यूशन कमाएंगे इस पे 14, तो 72, तो 1472 यहाँ से लेस कर लो। ये तो एक यूनिट है, तो हम कितने यूनिट्स जी के बना लेंगे? करें ट्राई, करें। हम इस दौरान जी के कितने यूनिट्स बना लेंगे? देखें बीटा के कितने बनाते हैं? 18,000। तो अगर तो दोनों पे सेम टाइम लगता होता तो जी के भी 18,000 बन जाते, लेकिन इस पे 20% टाइम ज़्यादा लगता है। 15,000 या 14,400। अगर दोनों को बनाने में सेम टाइम लगता तो जितनी देर में 18,000 बीटा बनते थे, उतनी ही देर में 18,000 ही जी बनते, लेकिन जी 20% ज़्यादा टाइम में बनता है। 15,000 या 14,400? 14,400। 15,000। जिनको 14,400 लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है कि 20% टाइम ज़्यादा लगता है, तो शायद यूनिट्स 20% कम बन जाएंगे। नहीं, 20% टाइम का है, यूनिट्स का नहीं है। नहीं समझ आई? इक्वेशन से कोशिश करता हूं। अगर एक यूनिट जो बीटा का था वो 1 घंटे में बनता था, तो जी कितनी देर में बनेगा? इक्वेशन नहीं, टाइम से बताता हूँ, इक्वेशन नहीं। मैंने कहा कि अगर एक यूनिट बीटा का 1 घंटे में बनता था, तो जी का एक यूनिट कितने में बनेगा? 1.2 आवर में। चलो पॉइंट नहीं करना, एक यूनिट 10 घंटे में बनता था, तो जी का एक यूनिट 12 घंटे में बनेगा। तो उसलिए मैं 1 और 1.2 घंटा कह रहा था। तो अगर बीटा अगर बीटा 1 घंटे में बनता था, तो जी फिर 1.2 आवर में बनेगा। अगर बीटा 1 घंटे में बनता था, तो टोटल कितने घंटे होते थे? 18,000। इसको आप 1 घंटे की बजाय 10 भी कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा समझने में आसान रहेगा, इसलिए कह रहा हूं। अगर एक बीटा 1 घंटे में बनता था, तो पूरे साल में हम 18,000 बनाते थे, यानी 18,000 घंटे थे। इन 18,000 घंटों में कितने जी बना लेंगे? डिवाइडेड बाय देखें, अगर एक बीटा 1 घंटे में बनता था, तो 18,000 घंटे टोटल लगते थे ना, तो बस 18,000 घंटे फारिग हुए हैं। एक जी कितनी देर में बना करेगा? 1.2। तो 18,000 घंटों में 1.2 घंटा अगर एक जी पे लगता है, तो कितने जी बन जाएंगे? 15,000। इसको वैसे तो वो x से भी सेम चीज़ ही बनेगी, लेकिन मैं x से बता के देखता हूँ। अगर एक यूनिट बीटा का बनाने के लिए x टाइम लगता था, तो टोटल कितने आवर्स लगते थे? इतने। ये टोटल टाइम था। अगर एक बीटा x आवर्स में बनता था, तो 18,000 x टोटल टाइम लगता था। 18,000 यूनिट्स इंटू x। एक जी कितनी देर में बना करेगा? 1/2x।
तो हम जी के इतनी देर में 15,000 यूनिट्स बना लेंगे। तो जब 15 बना लेंगे तो फिर टोटल कितनी कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे? 15,000 इंटू 1472 22.08। ये यहां से लेस हो जाएगी। लेस के ऐड लेस, क्योंकि हम खर्चे खर्चे लिख रहे हैं ना, तो ये हम कमाएंगे तो लेस। और आउटसोर्स ऑप्शन में क्या क्या? फिक्स्ड ओवरहेड्स में सेविंग आ जाएगी, यानी पहले ये हुआ करते थे, अब ये सेव हो जाएंगे। इनको ना आप दो तरह से हैंडल कर सकते हैं। मैंने जो कल क्लास में सवाल करवाया था जिसमें एक मशीन का रेंट जाता था, अब वो नहीं जाएगा, तो ये वैसी सी चीज़ है। मशीन का रेंट एक फिक्स खर्चा है ना। तो कल वाले सवाल में मैंने जब वो जो कल खुद ही बनाया था उसमें मेक ऑप्शन में मैंने एक मशीन का रेंट रखा था। उसको क्यों एक रेलिवेंट आइटम लिया था? क्योंकि अगर हम बाय पे जाएंगे तो मशीन वापस कर देंगे, नहीं पड़ा करेगा रेंट। तो जैसे कल किया था चाहे वैसे कर लें कि मेक ऑप्शन में वो 19 लाख होता था, बाय में नहीं होगा। तो यहाँ 19 लाख लिखें, 19, हाँ जी 19। दोबारा सुनिए, मेक ऑप्शन में उस 19 लाख को होना लिख लें या ना लिखें, या वहाँ सेविंग भी लिख लें। कल वाला सवाल पल्ले पेज जो कल मैंने खुद ही बना के मेक और बाय किया था, मशीन वाले रेंट को मेक ऑप्शन में लिखा था कि बाय ऑप्शन में? ये रेलिवेंट आइटम ही क्यों थी? क्योंकि अगर मेक करना छोड़ देंगे तो मशीन वापस कर देंगे, किराया पड़ता था नहीं पड़ेगा, इसलिए रेलिवेंट लिखा था। उसको हमने मेक ऑप्शन में एक रेंट एक्सपेंस लिखा था। बाय ऑप्शन में सेव्ड क्यों नहीं लिख लिया था? क्योंकि डबल डबल हो जाता। तो मैंने आपको एंड पे कहा था कि अगर हम दो ऑप्शंस को अलग अलग लिख के सॉल्व कर रहे हैं तो हमने उनको कंपेयर करके कर लेना है डिसाइड। अब इसमें एक ऑप्शन को करते हुए दूसरे का ना होना नहीं लिखना, ये कल एंड पे की थी बात। तो कल वाले सवाल में हम मशीन के रेंट को मेक ऑप्शन में लिख रहे थे, बाय ऑप्शन में। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मेक ऑप्शन में ना लिखते और बाय में एक सेविंग लिख लेते, ये भी ठीक है, एक जगह लिखना। तो इस 19 लाख को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां ना लिखें और यहां 19 लाख लिख लें, और ये भी कर सकते हैं कि यहां ना लिखें और यहां 19 लाख को सेविंग लिख लें। करना एक जगह है। तो अगर हम मेक ऑप्शन पे रहते हैं तो बेहतर है। यहाँ इतना खर्चा है, यहाँ इतना खर्चा है, तो कंक्लूजन ये बन जाएगा कि मेक ऑप्शन बेहतर है और हमें आउटसोर्स पे नहीं जाना चाहिए। मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अलग अलग करें। हाँ ऐसा कर सकते थे। अच्छा ये बात जिसको समझ आ रही है वो हजम कर ले, बाकी इग्नोर कर देना। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि ये कैलकुलेशन ना बनाते, बस कहते आउटसोर्स करना है तो ये खर्चा लिखते और मेक ना करना सेविंग दिखा देते। अगर नेट आंसर फिर भी पॉजिटिव आता तो इसका मतलब है अभी भी एक्स्ट्रा खर्चा पड़ना है, तो फिर हम आउटसोर्स को ना कर देते। तो ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते थे। इसको अलग सॉल्व कर लें, इसको अलग सॉल्व कर लें, इनको कंपेयर कर लें, ये भी हो सकता है। तो जिन दो ऑप्शंस को कंपेयर करना है, दो सवाल सॉल्व करने के तरीके हैं, दोनों ऑप्शंस को अलग अलग सॉल्व करें, एंड पे कंपेयर कर लें, या फिर कोई एक ऑप्शन सॉल्व कर दें और फिर उस दूसरे का ना होना भी दिखाएं, फिर नेट की बेस पे फैसला करें। ये दोनों अलग अलग तरीके हैं, दोनों ठीक है। अच्छा डिपेंड करता है कि हम अपने सवाल में पॉजिटिव किसको कह रहे हैं। वही कह रहे हो ना, हम अपने सवाल में पॉजिटिव किसको बोल रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव खर्चों को ले रहे हैं, या किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हैं, अगर एक वर्किंग करते तो हम अपने सवाल में पॉजिटिव किसको ले रहे हैं, खर्चों को। तो अगर आंसर नेट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इस ऑप्शन में चलने में एक्स्ट्रा खर्चा पड़ने वाले, तो रहने देंगे। जिनको एक ही नेट करके सॉल्व करने में आसानी है वो एक नेट कर लें, जिनको अलग अलग कंपैरिजन में आसानी है वो अलग अलग कर लें। मेक और बाय सिंगल प्रोडक्ट काफ़ी है, मल्टीपल प्रोडक्ट पे आते हैं। अच्छा ये जो सामने मैंने 3 लाइनें लिखी हैं, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको एक लाइन लिख लें
मैंने मेक कॉस्ट 6 क्या, इसमें से फिक्स निकाल लें, बिल्कुल ठीक है, कर लें। ये बोर्ड की सैर करा दे यार एक दफ़ा। अच्छा, सवाल ये पूछा है कि यार अच्छे सवाल पूछने लगे हैं आप। सवाल ये पूछा है जिसको समझ आ जाए। सवाल ये पूछा है कि जब शुरू शुरू में परसेंटेजेस की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करवा रहा था तो कहा था कि जिससे इंक्रीज या डिक्रीज होने को कहा है, जिससे है वो 100 है, तो 18,100 है, ये कह रहे हैं ना आप। 18,100 नहीं है, 18,000 क्या है, यूनिट्स, यूनिट्स हैं। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज किसको बोला है, टाइम को। ये नहीं कहा कि जितने यूनिट्स थे उससे 20% ज्यादा यूनिट्स। बात यूनिट्स को कम ज्यादा की नहीं हो रही है, टाइम के कम ज्यादा करने की बात हो रही है। 20% ज्यादा क्या, टाइम ना। तो 18,000 यूनिट्स को तो लिंक ही नहीं किया परसेंटेज से। अगर सवाल में ये कहा होता ना कि बीटा के जितने यूनिट्स होते थे, जी के यूनिट्स 20% ज्यादा या 20% कम होंगे, तो हाँ फिर 18,100 है। लेकिन उसने ये परसेंटेज की इंक्रीज डिक्रीज यूनिट्स की नहीं बोला है, टाइम की बोला है। तो फिर बीटा पे जितना टाइम लगता था वो 100 है, तो 18,000 टाइम नहीं है। मेक और बाय पढ़ा रहा हूँ और उसमें मैंने कल 3, ये मैंने दी भी ऑलरेडी हेडिंग। मैंने कल 3.1 लिखा था। सिंगल प्रोडक्ट डिसीजन, अब मैं कह रहा हूँ मल्टीपल प्रोडक्ट डिसीजन। अच्छा, इसका बैकग्राउंड बड़ा ज़रूरी है, वो आप अपने अल्फाज में लिखें ज़रूर। इसका बैकग्राउंड ये है कि बिजनेस के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। पहले सुन लीजिएगा पूरी बात, फिर आपकी मर्जी उसमें से 1 लाइन 2 लाइन कितनी लिखनी है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और उन सब के लिए मेक और बाय की ऑप्शन मौजूद है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स, कल मैंने एक प्रोडक्ट की बात की थी, अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और उन सब के लिए मेक और बाय की ऑप्शन मौजूद है। जरूरी है कि सब की या तो मेक ऑप्शन अच्छी होगी या बाय ऑप्शन अच्छी होगी, है नहीं। हो सकता है 5 में से 1 की बाय ऑप्शन अच्छी हो, 4 की मेक ऑप्शन अच्छी हो। तो ये उन 4 के लिए होने वाला टॉपिक है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मेक और बाय ऑप्शन अवेलेबल है और मेक ऑप्शन अच्छी है बाय से। फिर सुनिए, ये सिचुएशन है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, सब की मेक और बाय ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सब की मेक ऑप्शन ही अच्छी है बाय से। जिसकी बाय ऑप्शन अच्छी है वो बाय करें, यहां से निकालें उसको। एक बिजनेस 5 प्रोडक्ट्स बनाता है, उनमें से एक की बाय ऑप्शन मेक से बेहतर है, तो उसको तो मेक छोड़ें और बाय करें। पीछे रह गए 4, उन 4 की मेक ऑप्शन अच्छी है, उन 4 के लिए ये टॉपिक है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट डिसीजन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और उन सब की मेक ऑप्शन बाय ऑप्शन से बेहतर है, लेकिन वो सब के सब मेक कर नहीं पाएंगे क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर का मसला आ जाएगा। ये है इस टॉपिक का बैकग्राउंड।
दोबारा सुन लें, हम कौन स्टूडेंट, हाँ हो सकता है, वैसे हुआ नहीं अब तक, लेकिन हो सकता है कि हम खुद डिसाइड कर रहे हो, लेकिन जिसकी बाई अच्छी होगी उसको इस सवाल से साइड पे कर देंगे। मेक अच्छा है तो ये सवाल का हिस्सा है। फिर सुन लीजिए इसकी कहानी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं मेक और बाय ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन सब की मेक ऑप्शन बाय से बेहतर है, लेकिन हम सबको मेक इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर मसला आ जाएगा। तो फिर क्या करना है, ये वो टॉपिक है। यानी मेक और बाय और लिमिटिंग फैक्टर मिक्स हो गया। बस करते जाओ, बस चलते जाओ साथ साथ, जो मिल रहा है उस पर सबर शुक्र करते जाओ, बस चलते जाओ साथ साथ। क्यों टिकट बुक करानी वापसी की? वापसी की टिकट बुक करानी इसलिए पूछ लो। अच्छा लाहौर के हो? अच्छा लाहौर में भी ऐसे लोग होते हैं? चलें कहानी लिख के तो आगे चलूं। इस मसले का हल, चूंकि लिमिटिंग फैक्टर मिक्स हो गया ना, तो सवाल सॉल्व तो लिमिटिंग फैक्टर के जरिए ही होगा। लिखते हैं स्टेप्स। दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, और ए बेचते हैं 40 का और बी बेचते हैं 50 का, और अभी तक हम इसको बनाया करते थे वेरिएबल ही 30 का और 36 का। तो कंट्रीब्यूशन होता था 10 और 14। अब हमें सप्लायर ने ऑफर किया है कि तुम हमसे ये खरीद लो। ए हमें वो बेचने को तैयार है 32 का, और ए हमें वो ए 32 का बेचेगा, और बी के लिए उसने हमें ऑफर की है 41। ये उसने ऑफर किया हमें। तो मेक बाय से बेहतर है, तो ठीक है हम एक ही करेंगे, यही पढ़ा रहा हूँ टॉपिक आपको कि मेक बाय से बेहतर है। क्या हो गया? मेक बाय से बेहतर है, तो हम सप्लायर को तो कह देंगे नहीं शुक्रिया। लेकिन अब हम दोनों जब बनाने लगेंगे, देखिए मेक बेहतर है ना, लेकिन जब दोनों बनाने लगेंगे तो मसला है लेबर का, लेबर शॉर्टेज है। और अभी समझाने में आसानी के लिए मैं दोनों पे 1-1 घंटा लगा लेते हैं। शॉर्टेज है लेबर की, हम दोनों बनाना चाहते हैं क्योंकि दोनों का मेक बेहतर है, लेकिन लेबर आवर्स की शॉर्टेज की वजह से ए और बी दोनों बना नहीं सकेंगे। तो अब जब शॉर्टेज आ गई, लिमिटिंग फैक्टर आ गया, तो रैंकिंग करनी पड़ेगी। पहले हम किस बेस पे रैंकिंग करते थे? कंट्रीब्यूशन की बेस पे, कंट्रीब्यूशन पर आर ना, तो वो अभी भी 1 घंटा तो वो 10 और 14 ही है। किसको प्रेफर करें, पी को के ए को? बल्कि 33 और 38 ऐसे कर लेता हूँ, ये मैंने वैल्यूज बदली हैं। हाँ जी, ए और बी। अब देखें फिर सुनने बाद, दो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों का मेक बाय से बेहतर है,
दोनों का मेक बेहतर है, लेकिन दोनों हम मेक कर नहीं सकते क्योंकि लेबर आवर्स की शॉर्टेज है। तो लिमिटिंग फैक्टर आ गया तो फिर जैसे पहले करते हैं इसमें भी रैंकिंग करनी पड़ेगी, प्रेफरेंस करनी पड़ेगी। कंट्रीब्यूशन की बेस पे करते हैं, अभी भी कंट्रीब्यूशन की बेस पे कर लेते हैं। तो इसकी कंट्रीब्यूशन पर आर 10 रुपये, इसकी कंट्रीब्यूशन पर आर 14 रुपये। तो कौन सा बेहतर है? बी। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? हाँ? अच्छा है, जब लेबर ही नहीं होगा तो मेक कैसे होगा? तो ये मेक हम उतने ही कर पाएंगे जितने लेबर आवर्स होंगे। हाँ जी, ए बेहतर है, बी बेहतर है? बी। हम कंट्रीब्यूशन की बेस पे क्यों यूज कर रहे होते थे? क्योंकि 1 घंटे में ए बनाएंगे तो 10 रुपए कमाएंगे, बी बनाएंगे तो 14 कमाएंगे। यानी जो ज्यादा कमा रहा है हम उसको चूज करेंगे, दूसरे को कुर्बान करने को तैयार हो जाएंगे। हम बी प्रेफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे हम ज्यादा कमाएंगे, तो हम ए को सैक्रिफाइस करने को तैयार है। सैक्रिफाइस करने से मुराद ज़िबा कर देंगे? क्या मैंने सैक्रिफाइस बोला? ए हम नहीं बनाएंगे, फिर नहीं बनाएंगे तो नहीं 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 नहीं, पुराना टॉपिक दोबारा सुने। ये लाइन अभी फिलहाल मेरी बात सुनते हुए इग्नोर करते हैं, ये वाली लाइन। पुराना टॉपिक रिवाइज करते हैं। जब लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा था तो लिमिटिंग फैक्टर लेबर आ रहा है, दोनों का 1-1 घंटा लगता है। ए और बी में से बी को प्रेफर क्यों किया? क्योंकि बी ज्यादा कमा के दे रहा है। तो हम अगर बी को प्रेफर कर रहे हैं तो उसका मतलब हम ए को कुर्बान करने को तैयार है। ए को कुर्बान करने से क्या मुराद है? ए नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं बेचेंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं बेचेंगे। तो ये मुराद है कुर्बानी से कि ए हम नहीं बनाते ताकि ना बेचे। ठीक है, ये कुर्बानी वाली बात। हम बी प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा कमाएगा, तो बी बनाएंगे तो ए रहने देते हैं, यानी ए की कुर्बानी देने को हम तैयार हैं। क्या मुराद कुर्बानी से? कि नहीं बनाएंगे ताकि ना बेचें, कोई मसला नहीं। ठीक है, ना बेचें, ओके, ना बेचें। अब मेक और बाय ऑप्शन में ना बेच सकें का मसला ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बी बना के बेच देते हैं, ए नहीं बना पाते, तो खरीद के बेच देंगे। यानी अब ना बेच सकना मसला ही नहीं रह गया। मेक और बाय हो गई। अब पहले बाय वाला काम नहीं था, अब मेक और बाय आ गया। तो अब जब बाय ऑप्शन मौजूद है, अच्छा पहले क्या हो रहा था फिर बताता हूं। पहले ये होता था कि रैंकिंग में अगर बी पहला है तो हम ए छोड़ देते थे, नहीं बनाते थे। नहीं बनाते थे मतलब नहीं बेचते थे, तो थी कुर्बानी। अब अगर हम मेक और बाय पे आ चुके हैं तो क्या ए नहीं बनाएंगे तो बेच भी नहीं सकेंगे? नहीं बनाएंगे तो खरीद के बेच देंगे, प्रॉफिट तो बहरहाल कमाएंगे ना। तो इसलिए अब ना बेच सकना मसला ही नहीं है। जब ना बेच सकना मसला ही नहीं है तो इस डिसीजन मेकिंग के लिए सेल प्राइस को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। ये बात फिर सुन लें। जब हम सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर पढ़ रहे थे तो बात सिर्फ प्रोडक्शन की थी, और जिसको हम नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे उसको यकीनन फिर बेच भी नहीं सकते थे। नहीं बेचेंगे, नहीं जो कंट्रीब्यूशन आना था वो नहीं आएगा, इसलिए हम कंट्रीब्यूशन की बेस पे रैंकिंग कर रहे थे। कंट्रीब्यूशन कैसे निकली? सेल प्राइस वेरिएबल खर्चे, यानी सेल प्राइस हो रही है ना इस्तेमाल। अब जब मेक और बाय आ गया है तो अब सेल ना कर पाना मसला नहीं रहा, क्योंकि चाहे हम बना के बेचें चाहे खरीद के बेचें, बेच लेंगे, कस्टमर को ना नहीं करेंगे, हम डिमांड पूरी कर लेंगे। अब डिमांड का मसला नहीं रहेगा। तो जब हम बेच पाएंगे तो इसलिए अब सेल प्राइस की टेंशन नहीं है। अब हमें किस में चूज करना है कि बनाएं या खरीदें? अब हमने कॉस्ट को देख के फैसला करना है। तो अब फैसला इस पे नहीं होगा कि किस पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमाते थे, अब फैसला इस बेस पे होगा कि अगर हम इसको खरीदते या बनाते 3 रुपए बचाते थे, हम इसको बनाएं, खरीदे नहीं, बनाएं, कितना बचा रहे हैं? 3। हम इसको बनाएं, खरीदे नहीं, तो इसको बनाने में ज्यादा बचते हैं पैसे। दोबारा देखिए, अब मैं 14 और 10 नहीं कंपेयर कर रहा। 14 और 10 क्यों नहीं कंपेयर कर रहा? क्योंकि सेल प्राइस छोड़ दी अब, क्योंकि बेच तो लेना ही है। अब मसला सिर्फ इतना रह गया कि कौन सा हमें सस्ता पड़ेगा। तो इसको बनाना सस्ता है या इसको बनाना सस्ता है? कंपेयर किससे कह रहा हूं? खरीदने से ना। ए को हम बना लें ये बेहतर है या बी को बना लें ये बेहतर है? ए को बनाना ज्यादा सस्ता है। 14-10 नहीं हो रहा कंपेयर, बाय और मेक कंपेयर हो रहा है। अगर इसको प्रोड्यूस करते हैं तो हम 3 रुपए बचाते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं तो 2 रुपए बचाते हैं। तो लेबर से हम ए बनवा लेंगे, बी कोई बात नहीं, खरीद के बेच लेंगे, बेच लेंगे, डिमांड पूरी हो जाएगी। अब हमें सिर्फ फैसला करना है खर्चे के कंपैरिजन में। तो अब हमें लेबर का 1 घंटा यहां 3 रुपए बचा के देगा, 10 रुपए कमा के नहीं, 3 रुपए बचा के देगा।
और यहां पर लेबर का 1 घंटा 2 रुपए बचा के देगा, तो ए बेहतर है। वो आते हैं उस पर, रैंकिंग पहले समझ लें, ये रैंकिंग वाली बात आई समझ। अब ये जो 3 रुपए और 2 रुपए है, इसको हम दो तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, सवाल में जो डाटा हो वैसे देख लीजिएगा। ये 3 रुपए अभी मैंने हरा वाला कैसे कैलकुलेट किया, 30 और 33 का फर्क, 36 और 38 का फर्क, इसको एक और तरह से कैलकुलेट करके देता हूं। अगर बनाएं तो कंट्रीब्यूशन 10 और 14 है, और अगर खरीद के बेचें तो क्या कंट्रीब्यूशन कमाया करेंगे, 7 और 12। बना के बेचते हैं तो 10 कमाएंगे, खरीद के बेचते हैं तो 7 कमाएंगे। बना के बेचने में कितना ज्यादा कमाएंगे, 3। बना के बेचते हैं तो 14 कमाएंगे, खरीद के बेचते हैं तो 12 कमाएंगे। बना के कितना ज्यादा कमाएंगे, 2। इसको कहते हैं एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ मेक। 10 और 14 को छोड़ के अब हम इस 3 और 2 की बात करने लगे। ये बात दोबारा सुनिए, मेक और बाय में कॉस्ट का फर्क 3 रुपए है, तो यही फर्क इनके कंट्रीब्यूशन का भी है ना। देखिए, बना के बेचें या खरीद के बेचें, 40 का ही बेच रहे हैं ना, तो दोनों के कंट्रीब्यूशन में फर्क क्यों आ रहा है, कॉस्ट की वजह से। तो चाहे आप वो फर्क इनको कंपेयर करके ले लें, चाहे वो फर्क इनको कंपेयर करके ले लें, देख लेना सवाल में क्या डाटा अवेलेबल है। अगर आपको ये डाटा सवाल में दिया जाता है कि मेक करते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन है, बाय करते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन है, तो इनका डिफरेंस ले लेना। अगर आपको सवाल में खर्चा बताया जाता है तो खर्चे का डिफरेंस ले लेना। मैं आपको अंग्रेजी में आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा, अभी जो अंग्रेजी लिख के दूंगा उसमें मैं कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस बोलूंगा, एक्सेस कंट्रीब्यूशन। लेकिन वैसे कैलकुलेट कैसे करना है, चाहे कॉस्ट के डिफरेंस से कर ले, चाहे कंट्रीब्यूशन के डिफरेंस से कर ले। तो चूंकि ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल बन गया, सारा सवाल सॉल्व वैसे ही होगा। सवाल इसका कल कराऊंगा। क्या करते थे उसमें कैलकुलेट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ना। अब सिर्फ इतना चेंज करना है कि कैलकुलेट एक्सेस कंट्रीब्यूशन। यानी अब हमने सिर्फ 10 रुपए नहीं निकालना, अब हमने 3 रुपए निकालना। कैसे निकालना है, चाहे तो मेक की कंट्रीब्यूशन में से बाय की कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें, या फिर बाय की कॉस्ट में से मेक की कॉस्ट माइनस कर दें। अच्छा, आप चूंकि अक्लमंद हैं तो अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। जो पहले मैंने 2 लिखा था, क्या कहा था, नाउ कन्वर्ट दिस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। बस कंट्रीब्यूशन की जगह ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन, यानी इसको अब पर यूनिट से पर लिमिटिंग फैक्टर करना है। स्टेप 3 क्या था, वैसे ही रैंकिंग करनी है। स्टेप 4 क्या था, ऑप्टिमम प्लान बनाना है, सेम है। बस सिर्फ मैंने बदला ये है कि कंट्रीब्यूशन की जगह एक्सेस कंट्रीब्यूशन आ गया, बाकी 2, 3, 4 सेम है। इसकी फिर इंशाल्लाह कल प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।